हाँ भाई, तो अपन पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4, क्लास 10th सिविक्स। तो मैं आपको ये बता रहा था भाई कि इस चैप्टर का मेन बेस क्या है। जो चैप्टर का नाम है, क्या नाम है भाई चैप्टर का? जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर की बेसिक थीम क्या है, इस चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है, ये चैप्टर हमें क्या सिखाएगा? तो सबसे मुख्य रूप से ये जो चैप्टर हमें बताएगा वो ये बताएगा कि जेंडर का, रिलीजन का एंड कास्ट का, किस किस का? जेंडर का, रिलीजन का एंड कास्ट का हमारी सोसाइटी में, हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में, हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स में कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है। किस तरह से जेंडर, किस तरह से रिलीजन और किस तरह से कास्ट हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स को इम्पैक्ट करती है, कैसे ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स के ऊपर प्रभाव डालती हैं, अच्छा प्रभाव डालती हैं, बुरा प्रभाव डालती हैं, पॉलिटिक्स को वर्स्ट बनाती है, पॉलिटिक्स को गुड बनाती है। इन सब चीज़ों का पॉलिटिक्स में इम्पैक्ट होने का सोसाइटी को बेनिफिट है, सोसाइटी को नुकसान है। ये सब चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो चैप्टर की मेन बेस थीम समझ में आई अपने को? क्या है इसकी मेन बेस थीम? कि ये चैप्टर हमें क्या बताएगा कि चैप्टर का जेंडर जो है, जेंडर मतलब मेल फीमेल, जेंडर मतलब मेल फीमेल, इसका क्या इम्पैक्ट है हमारी कंट्री के अंदर? मेल और फीमेल का जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका कितना प्रभाव पड़ता है? किस तरह से उस जो आदिकाल से जो डिस्क्रिमिनेशन चला आ रहा है, आज से थोड़ी ना है डिस्क्रिमिनेशन, काफ़ी लंबे समय से है, इस डिस्क्रिमिनेशन का हमारे यहाँ पर कितना प्रभाव है, या इन चीज़ों ने पॉलिटिक्स में कैसे अपने आप को इम्पैक्टफुल बनाया है, कैसे ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में क्या हुई हैं, शुरू हुई हैं, कैसे ये सब चीज़ें पॉलिटिक्स में आई और उससे पॉलिटिक्स का सिनेरियो ही चेंज हो गया। पहले पॉलिटिक्स थी, डिस्क्रिमिनेशन था, अलग अलग चीज़ें थी। अब इस डिस्क्रिमिनेशन को पॉलिटिकल लीडर्स ने अपना एजेंडा बना लिया। क्या बना लिया उन्होंने? अपना एजेंडा बना लिया। पॉलिटिक्स जीतने का, इलेक्शंस जीतने का एक उन्होंने एक जरिया बना लिया। विमेन एम्पावरमेंट अच्छी चीज़ है, लेकिन अब उन्होंने तो बनाया अपने मतलब के लिए, लेकिन उससे हकीकत में देश की महिलाओं की स्थिति में बदलाव आया, इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर चेंज आया। रिलीजन, धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम, इसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे देश को भुगतना पड़ा 1947 में। पॉलिटिक्स तो थी, देश के दो बड़े नेता, दोनों को प्राइम मिनिस्टर बनना था, मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल नेहरू, नाम लेते हैं साफ, कोई दिक्कत नहीं है। मोहम्मद अली जिन्ना, जवाहरलाल, दोनों को क्या बनना था? प्राइम मिनिस्टर बनना था। अब एक देश के दो प्रधानमंत्री हो नहीं सकते, देश को ही बांट दिया धर्म के आधार पर, बोले एक जगह के तुम बन जाओ, एक जगह के हम बन जाएंगे। एक ये प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम कास्ट, जाति के आधार पर। अरे अग्रवाल समाज का कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है क्या? हम अग्रवाल है, हम अग्रवाल, तो अग्रवाल को ही वोट देगा, चाहे उसको कॉम्पिटेंट है, वो योग्य है या नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। केवल क्या कर रहे हैं हम? जाति के आधार पर। किसके आधार पर? केवल जाति के आधार पर देश का क्या किया जा रहे हैं? हम पॉलिटिक्स को चलाए जा रहे हैं। तो यही सब चीजें हम इसके अंदर पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे हम इसके अंदर, ध्यान देंगे आप, देखिए। देखो, हम ये पढ़ेंगे यहाँ का इंट्रोडक्शन, जेंडर एंड पॉलिटिक्स, फेडरलिज्म, इशू रिलेटेड टू जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनका सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, हाउ इट कुड बी रिजॉल्व, कैसे जेंडर रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको पॉलिटिक्स में यूज़ करके कैसे उनको रिजॉल्व कर सकते हैं, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे रिलीजन, कम्युनलिज्म, ये ध्यान रखना है, कम्युनलिज्म
है ना, दो वर्ड आएंगे यहां पर आपके, कम्युनलिज्म एंड सेक्युलरिज्म। एक अच्छा है, एक बुरा है, एक अच्छा है और एक बुरा है। अब आपको पढ़ते पढ़ते ही ध्यान रखना है कि कौन सा तो अच्छा है और कौन सा बुरा है। इसके बाद कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब कास्ट एंड पॉलिटिक्स में दो ये अलग अलग टर्म है, कास्ट इन पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन कास्ट। अब वो सर मतलब तो एक ही हुआ, आगे पीछे वर्ड लिख दिए, लेकिन उससे मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है, दोनों बिल्कुल अलग है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी रहता है, इसलिए इसको आपको ध्यान से समझना है। फिर हम इसके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी देखेंगे जो आपकी बुक के अंदर दिए हुए हैं। ठीक है, शुरू करें अपन। चलिए, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं जेंडर एंड पॉलिटिक्स से। किससे शुरू करते हैं चैप्टर को हम? जेंडर एंड पॉलिटिक्स से। अब जेंडर क्या है? जेंडर का मीनिंग हम सब समझते हैं, और जेंडर जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये इसकी शुरुआत ह्यूमन ने नहीं की। इस डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत ह्यूमन ने नहीं की, ये बायोलॉजिकल नेचुरल डिफरेंस है। ये बायोलॉजिकल और नेचुरल डिफरेंस है जो होना ही होना है। मेल और फीमेल के डिस्क्रिमिनेशन को आप कभी बदल ही नहीं सकते, मेल अलग रहेंगे, फीमेल अलग रहेंगे, ये तो बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन है। अब इसको हम डिस्क्रिमिनेशन ना कहें, इसको हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर? डिवीजन। नेचुरल है और अनचेंजेबल, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, नहीं कर सकते ना हम, संभव ही नहीं है। हालांकि आजकल साइंटिस्ट ने काफ़ी तरक्की कर ली है, मेल को फीमेल, फीमेल को मेल भी बना देते हैं, ऑपरेशंस होते हैं, बट वो अननेचुरल चीज़ें हैं। हमें अननेचुरल चीज़ों की बात नहीं करनी है, हमें नेचुरल चीज़ों के हिसाब से हम बात करें। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है? प्रॉब्लम कंसिडरिंग जेंडर डिवीजन एज ए नेचुरल एंड अनचेंजेबल। अच्छा, अब प्रॉब्लम्स ऑफ कंसिडरिंग जेंडर डिवीजन, ये थोड़ा सा जो लाइन है ना, इस लाइन में कंट्रोवर्सी आ जाती है। लाइन क्या लिखा है? प्रॉब्लम्स ऑफ कंसिडरिंग जेंडर डिवीजन। जेंडर को एज ए डिवीजन कंसिडर करना ये एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम कहा गया है यहां पर कि ये नेचुरल है और अनचेंजेबल है। देखो, प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो मेरा ये मानना है व्यक्तिगत रूप से कि इसको प्रॉब्लम ना माने हम, तो ये लाइन ठीक हो जाती है कि बिल्कुल नेचुरल और अनचेंजेबल है। जेंडर डिवीजन एज एन नेचुरल एंड अनचेंजेबल, ये तो ठीक है बात। लेकिन प्रॉब्लम्स ऑफ कंसिडरिंग नहीं, प्रॉब्लम को तो वो ह्यूमन ने बनाई है। जेंडर को एज ए डिवीजन, एज ए प्रॉब्लम किसने बनाया है? ह्यूमन ने बनाया है, हमारी मेंटेलिटी ने बनाया है। क्लियर? अब यहां पर एक टर्म आती है बेटा, हम कई बार कई जगह आप देखने को मिलता है, आपको लिखा हुआ कई जगह मेल और फीमेल का कंसिडरेशन करवाने के लिए सेक्स लिख देते हैं, और कई जगह क्या लिख देते हैं? जेंडर लिख देते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दो अलग अलग वर्ड है हमारे सामने, अगर इन दोनों वर्ड्स को हम डिफाइन करने की कोशिश करें तो इन दोनों वर्ड्स में बेसिक सा डिफरेंस हमारे सामने क्या आ जाता है? देखो, ध्यान से समझना है ना। पहली बात तो हमारे यहां पर, हमारी कंट्री में मेल और फीमेल या जेंडर का जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो पब्लिक प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन है। कैसा डिस्क्रिमिनेशन है? पब्लिक प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन। पब्लिक प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या है? कि मतलब पब्लिक प्लेस में मेल फीमेल होते हैं या ऐसा कुछ नहीं। पब्लिक प्राइवेट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है पब्लिक इज कंसिडर्ड विद मेल। पब्लिक की जो बात करते हैं, इट इज कंसिडर्ड विद मेल, और प्राइवेट इज कंसिडर्ड विद फीमेल। मीनवाइल इसका मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी के अंदर शुरू से ये प्रिज्यूम किया जाता है कि ऑल द पब्लिक वर्क्स मतलब घर के बाहर जाकर किए जाने वाले काम आर बिलोंग टू मैन, आर बिलोंग्स टू मेल। all the public works, all the works that would be done by going out from the home would be done by male. कौन करेगा उनको कंप्लीट? मेल्स उनको कंप्लीट करेंगे। एंड ऑल द प्राइवेट चोर्स मतलब डोमेस्टिक चोर्स, ऑल द डोमेस्टिक चोर्स वुड बी डन बाय फीमेल। घर के काम की जिम्मेदारी महिलाओं की और घर के बाहर काम करने की जिम्मेदारी पुरुषों की। ये हमारी सोसाइटी का एक सिनेरियो है। आज एक छोटा सा एग्जांपल हम आपसे लें, है ना। आप टिफिन लेके आए, स्कूल में आप टिफिन लेके आए, और टिफिन लेके आए तो उस टिफिन में खाना था, खाना ही होगा और क्या होगा टिफिन में, है ना।
खाना था, अब बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना था, किसी को खिलाया, आपके दोस्त ने खाया, तो दोस्त ये पूछता है कि अरे वाह यार तेरे पापा ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, ऐसा कहता है कोई? सिंपल सा डायरेक्टली क्या कहा जाता है? अरे वाह तेरी मम्मी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है। किसने बनाया? इसने बताया भी नहीं, आपने नहीं बताया खाना किसने बनाया। घर पे मेरे मम्मी ने बनाया, पापा ने बनाया, भाई ने बनाया, बहन ने बनाया, दादी ने बनाया, नहीं पता। बट सबसे पहले यार तेरे घर पे खाना तेरी मम्मी ने बहुत अच्छा बनाया, क्यों? प्रिज्यूम्ड है। क्या प्रिज्यूम्ड है? कि घर पे खाना बनाने का काम मम्मी का ही है। एक आदमी बढ़िया मतलब गाड़ी वाड़ी में घूमता है, बहुत पैसा वैसा है उसके पास, लड़का ही है अभी तो 10th क्लास में पढ़ता है आपकी तरह, लेकिन खूब अच्छा रईसों की तरह जीता है। क्या कहेंगे? यार इसके पिताजी के पास बहुत अच्छा पैसा होगा, इसके पिताजी की कमाई बहुत अच्छी होगी। फर्स्ट एक्सप्रेशन यही आएगा ना हमारा, इसके पिताजी की कमाई बहुत अच्छी होगी। ये तो नहीं कहेंगे ना इसकी मम्मी की कमाई बहुत अच्छी होगी, आता ही नहीं है माइंड में। इवन नई जनरेशन के भी माइंड में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि एक हमें शुरू से सिखाया ही ये गया है, हमारे ही भी जीन्स में यही डाल दिया गया है कि लड़की का काम, विमेंस का काम घर के अंदर का, और मेल्स का काम घर के बाहर का होता है। ठीक है ना? मेल का काम घर के बाहर का होता है और फीमेल का काम क्या होता है? घर के अंदर का होता है। ये हमें शुरू से सिखाया गया है। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? ठीक है, आगे हम बात करें यहां पर और समझते हैं अपन। देखो, अब मैं अभी आपको बता रहा था कि दो वर्ड हमारे सामने आ जाते हैं। कौन कौन से दो वर्ड आ जाते हैं बेटा हमारे सामने? सेक्स और जेंडर। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बहुत बेसिक सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूं बेटा यहां पर क्या डिफरेंस है। देखिए कि अगर हम जब सेक्स की बात करते हैं तो ये तो हमें गॉड गिफ्ट है, जो बाय नेचुरल हमें जो मिला हुआ है ना, बाय नेचुरल जो हमें मिला है, बायोलॉजिकल जो डिफरेंस है मेल और फीमेल का, वो तो क्या है? सेक्स है। और ये जेंडर कब बन जाता है? ये जेंडर कब बन जाता है? जब इस डिफरेंस को सोशली कर दिया जाता है। हमारी सोसाइटी ने किया ना ये डिफरेंस, तो कौन सा? ये वाला डिफरेंस। तो मेल घर के बाहर काम करेगा, फीमेल घर के अंदर काम करेगी। ये थोड़ी ना किसी वेद में किसी किताब में लिखा हुआ है, कहीं किसी बुक में नहीं लिखा हुआ, किसी भी हॉली बुक में ये बात नहीं लिखी हुई, ये हमने किया है। हमने कहा है सब महिलाएं पर्दा निकाल के रहेंगे और आदमी कपड़े खोल के घूमेंगे, है ना? तो ये किसने किया है? सोसाइटी ने। मतलब जो डिफरेंसेस सोसाइटी ने क्रिएट कर देती है, उसके बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो जेंडर बन जाता है, और जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है वो सेक्स को कंसिडर करता है। ये एक बेसिक सा डिफरेंस आप याद रखेंगे। ठीक है? अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये डिवीजन हो गया सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। जब सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, रिडक्शन ऑफ द रोल इन पब्लिक लाइफ। सोसाइटी का क्या बिलीफ होता है? कि विमेन वर्क इज नॉट वैल्यूड, मेन डू परफॉर्म वर्क्स डन बाय विमेन इफ पेड। एग्जाम्पल कुक। नहीं समझ में आई ये लाइन? सिंपल सी बात है बेटा, क्या लिखा है यहां पर? सोसाइटी क्या मानती है? कि विमेन के वर्क की कोई वैल्यू नहीं है। विमेन जो काम करती है ना, वो सब वैल्यूलेस है। विमेन्स के काम घर के अंदर काम करती है, घर के अंदर के काम की क्या वैल्यू? वैल्यू का मतलब रिस्पेक्ट से नहीं है यहां पर, वैल्यू का मतलब है मॉनेटरी वैल्यू से। आज हमारी मम्मी घर में खाना बनाती है, पैसे मिलते हैं उनको? नहीं मिलते हैं ना? मिलते हैं क्या? नहीं मिलते हैं। कौन देता है? कोई नहीं देता उनको पैसा। लेकिन सेम काम अगर मैन डू परफॉर्म वर्क्स डन बाय वुमेन, अगर वही काम मैन करे जो घर में विमेन करती है, वही मैन काम मैन, क्योंकि देखो बात समझो, विमेन का काम घर के अंदर का, मैन का काम घर के बाहर का। विमेन घर में खाना बना रही है, मैन वही सेम वर्क कर रहा है घर के बाहर जाके, किसी रेस्टोरेंट में खाना बना रहा है, तो उसको पैसा मिलेगा इफ पेड। अगर उसको पैसा मिलेगा तो सेम काम मैन भी कर सकता है घर के बाहर जाके। विमेन घर में साफ सफाई कर रही है, तो मैन को अगर पैसा मिले तो वो घर के बाहर जाके साफ सफाई कर सकता है, घर के अंदर नहीं कर सकता। क्यों? वो मैन है। वैल्यूलेस काम है। घर के अंदर काम करने की कोई वैल्यू नहीं है ना, मॉनेटरी वैल्यू नहीं है ना, लेकिन घर के बाहर जाके काम करने की तो वैल्यू है। और घर के बाहर जाके काम कौन करेगा? मैन करेगा। एग्जाम्पल भी दिया है हमने, कुकिंग। क्लियर? कोई दिक्कत है यहां तक? बात समझ में आ रही है? आगे बात करते हैं रिडक्शन इन द रोल, रिडक्शन ऑफ द रोल इन पब्लिक लाइफ। तो वुमेन्स का जो रोल है वो पब्लिक लाइफ में बहुत रिड्यूस किया गया। मतलब पब्लिक लाइफ तो है ही नहीं उनकी, घर के अंदर ही काम करना है। अब
जेंडर इश्यूज वर रेज्ड इन पॉलिटिक्स। अब ये जो जेंडर के बेस पर जो डिस्क्रिमिनेशन था, इन इश्यूज को पॉलिटिक्स में क्या किया गया, रेज किया गया। पॉलिटिक्स में इनके खिलाफ आवाज उठाई गई। बहुत सारी जो सोशल रिफॉर्मर्स थे वो आए, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अधिकार मिलना चाहिए किसको, विमेंस को भी। विमेंस के साथ इस तरह का पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने डिमांड की किसकी, इक्वालिटी की। और इक्वालिटी की डिमांड करने के लिए जो मूवमेंट चले उनको क्या कहा जाता है, फेमिनिस्ट मूवमेंट। अब देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है कि देखो एक छोटा सा इसको अपन एक ब्रॉडली समझने की कोशिश करते हैं। क्या होता है, ध्यान से समझना कि अगर हम हमारी सोसाइटी की बात करें तो आज के डेट में हमारी सोसाइटी कौन सी है, मेल डोमिनेंस सोसाइटी। मेल डोमिनेंस सोसाइटी का मतलब क्या है कि जहां पर पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समझते हो, जहां पर पुरुषों का मतलब वर्चस्व ज्यादा है, मेल्स का वर्चस्व ज्यादा है। आज भी विमेंस को कोई काम करना होता है, कोई डिसीजन लेना होता है, सबसे पहले कहती है कि लोग पूछ के बताएंगे, किससे, या तो अपने हस्बैंड से या फादर से। आज भी वो अपने बेस पर डिसीजन नहीं ले पाती है। तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें, एक पोडियम बना के चलें, तो मेल की पोजीशन ऊपर है और फीमेल की पोजीशन क्या है, नीचे है। अब इस स्थिति की सुधार करने के लिए क्या चलाए गए, फेमिनिस्ट मूवमेंट। फेमिनिस्ट मूवमेंट, फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब होता है कि जहां पर यह डिमांड की जाती है कि मेल और फीमेल का इक्वल स्टेटस हो। क्या होता है, फेमिनिस्ट हम उन लोगों को कहते हैं जो मेल और फीमेल में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं। फेमिनिस्ट मूवमेंट चले। अब फेमिनिस्ट मूवमेंट का कई लोग गलत मतलब निकालते हैं। वो क्या करते हैं, इसका मतलब निकालने के लिए वो ये कहते हैं कि फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या कह रहे हैं, फेमिनिस्ट मूवमेंट इस सिचुएशन को रिवर्स करना चाहते हैं। ये यूं चाहते हैं। ये फर्स्ट एक्सप्रेशन होता है किसका, फेमिनिस्ट मूवमेंट का। समझ में आ रही है बेटा बात। फेमिनिस्ट मूवमेंट के लिए क्या होती है ये एक्सप्रेशन, लेकिन ये गलत है। क्योंकि अगर ये स्थिति होती है तो फिर तो चेंज ही नहीं आया कुछ। पहले मेल डोमिनेंस थी, अब फीमेल डोमिनेंस हो जाएगा। डोमिनेंस तो किसी का होना ही नहीं चाहिए। डोमिनेंस तो किसी का भी होना ही नहीं चाहिए। हम डोमिनेंस तो चाहते ही नहीं है कि किसी एक का डोमिनेंस हो। डिमांड जो की जा रही है फेमिनिस्ट मूवमेंट में, फेमिनिस्ट मूवमेंट का मतलब है ये, फीमेल और मेल दोनों की क्या हो, इक्वालिटी हो। क्या होनी चाहिए, इक्वालिटी, दोनों सेम लेवल पे आ जाए। तो अगर सेम लेवल पे लाना है तो फिर तो फीमेल्स का ही अपलिफ्टमेंट करना पड़ेगा ना। अगर मेल का भी साथ में अपलिफ्टमेंट करोगे तो गैप तो हमेशा बना ही रहेगा, बना रहेगा ना गैप। तो जरूरी क्या है कि इसीलिए फीमेल्स के अपलिफ्टमेंट के लिए मूवमेंट चलाए जाते हैं, फीमेल एम्पावरमेंट की बात की जाती है, ताकि मेल और फीमेल को एक इक्वल स्टेटस, सोशल इक्वल स्टेटस क्या किया जा सके, दिया जा सके। बात समझ में आई। तो अब ये कैसे पॉसिबल था, ये पॉसिबल था सिर्फ और सिर्फ बाय पॉलिटिकल, जब पॉलिटिक्स के अंदर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को एंटर किया जाएगा। क्यों पॉसिबल है, क्यों ऐसा जरूरी है, क्योंकि एक चीज बताओ, चेंजेस कौन लाएगा, दो लोग हैं, एक जो पावर में है वो और एक जो पावर में नहीं है वो। तो चेंज लाने की कैपेसिटी किसके अंदर होगी, जो पावर में है उसी के अंदर चेंज लाने की कैपेसिटी होगी। जो पावर में नहीं है वो चेंज कैसे लेके आएगा। तो जरूरी क्या है, जरूरी ये है, इसको वापस हम समझते हैं एक और, उससे ध्यान दीजिए कि सपोज यहां पर ये कुछ लोग हैं जो कि पावर में हैं और इधर कुछ लोग हैं जो कि क्या नहीं है, पावर में नहीं है। अब दो चीजें हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, कैसी अपलिफ्टमेंट होगा इनका। हम चाहते हैं कि लोगों का भी क्या हो जाए, अपलिफ्टमेंट हो जाए। तो जरूरी क्या है कि या तो ये जो पावर में है इनमें से कोई एक आदमी आए और यहां आए और यहां से, मतलब पावर में है ना, और वो इन लोगों के लिए वॉइस रेज करे। क्या करे, इन लोगों के लिए वॉइस रेज करे। पावर में है वो आदमी अगर वॉइस रेज करेगा किसके लिए, जो लोग पावर में नहीं है उनके लिए, तो उसका इंपैक्ट आएगा, तभी जाकर इनका अपलिफ्टमेंट होना शुरू होगा। अगर केवल यही लोग चिल्लाते रहें कि हमको अपलिफ्ट किया जाए, हमारे बारे में सोचा जाए सोचा जाए सोचा जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि जो पावर में वो लोग हैं, जब तक वो ये नहीं सोचेंगे कि हाँ यार इनका भी अपलिफ्टमेंट होना चाहिए, इनको भी हमें इक्वल स्टेटस देना चाहिए, तब तक कुछ नहीं होगा। चाहे एक ही आदमी सोचो, लेकिन जो पावर में, वहां से किसी न किसी को इनकी हेल्प करने के लिए आना पड़ेगा। या इनमें से कोई एक, या इनमें से कोई एक क्या चला जाए, यहां पहुंच जाए, पावर में आ जाए। बस अब ये पावर में आ गया, परेशानी देखी इसने, तो ये यहां जैसे पहुंच जाएगा वैसे इनके लिए आवाज उठाना शुरू कर देगा। इसीलिए जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जो समस्या थी, वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी, उसी कारण से पॉलिटिक्स का इसके अंदर क्या होना शुरू हो गया, इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो गया। क्लियर? बात समझ में आई बेटा? कंसेप्ट को समझते हुए चलना, कोई डाउट हो मुझसे पूछते हुए चलना, ठीक है भाई? अच्छा, अब पॉलिटिकल एक्सप्रेशन क्या है जेंडर, उसका अपलिफ्टमेंट ऑफ विमेन, विमेन्स का क्या किया जाए, अपलिफ्टमेंट किया जाए। क्लियर? कोई दिक्कत है? नहीं है कोई दिक्कत? देखिए, इसी वजह से हम बात करते हैं कि जो कुछ ये समझना बेटा, एक वर्ड लिखा है, क्या लिखा है वर्ड, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज क्या होता है वो थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको, उस पर भी आप ध्यान दे लो कि अगर ये यूरोप की बात करें ना हम, तो इसके नॉर्थ यूरोप के अंदर एक आइलैंड कंट्रीज है कुछ, इन आइलैंड कंट्रीज को क्या कहा जाता है, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहा जाता है ना। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती हैं, स्वीडन, नॉर्वे और फिनलैंड। कौन कौन सी कंट्रीज आ जाती है, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड। पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन पब्लिक लाइफ इज वेरी हाई। यहाँ पर विमेन्स का पार्टिसिपेशन पब्लिक लाइफ में बहुत हाई है, मतलब विमेन्स हर पब्लिकली वो काम कर सकती है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसके लिए समझा जाते थे, मेल्स के लिए समझे जाते थे। वो सारे काम कौन कर सकती है, विमेन्स वहां पर परफॉर्म कर सकती है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है, उनके लिए इतनी लिबर्टी दी गई है। क्लियर है यहां तक? जो ऑनलाइन बच्चे बैठे हैं उनको क्लियर है बेटा सबको यहां तक? सारे बच्चे? ऋषि कोई डाउट है बेटा? ऋषि है भी या नहीं क्लास में? नहीं है। हाँ भाई, इधर से मुकुल, चीनू, परी, तुषार, सबको क्लियर है बेटा? बहुत बढ़िया, आगे बात करें। हर्षित कोई डाउट? चलिए देखिए, अब आप ये समझो कि विमेंस के अगेंस्ट हम डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो विमेंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता किस किस तरीके से, क्या बात करेंगे हम कि विमेंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता किस किस तरीके से है, किन वो कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू विमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। सबसे पहला वे अगर हम देखें तो कौन सा है, पैट्रियार्कल सोसाइटी। हमारा समाज जो है ना वो पैट्रियार्कल सोसाइटी पे डिपेंड है। पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब क्या होता है, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर ये माना जाता है ना कि भाई पिता के बाद वारिस कौन है, सिर्फ बेटा, मेल जो कैंडिडेट होगा फैमिली का वही क्या होगा, वारिस होगा। और उसी वजह से विमेंस को डिसएडवांटेजेस फेस करने पड़ते हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, उनके साथ ऑपरेशन भी किया जाता है। क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा होगा आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर, पॉवर्टी, है ना, पढ़ा तो होगा, याद नहीं है वो अलग चीज़ है, याद नहीं है तो आप कोई बात नहीं है ना, मैं बता देता हूँ। उसके अंदर एक स्टोरी थी, कई चीज़ें हमें देखने को मिली उसके अंदर। राम सरन की स्टोरी थी जिसमें क्या था कि घर के अंदर जो मेल और फीमेल दोनों मेंबर्स थे, उनके अंदर क्या होता है कि जो घर में अगर दूध भी आता है ना, उस राम सरन की 4 बेटियां थी और 4 बेटियों के बाद बेटा आता था। उसने कभी अपनी बेटियों को पढ़ाने के बारे में सोचा तक नहीं। उसका ये मानना था कि फीमेल को, गर्ल चाइल्ड को पढ़ाना लग्जरी, लग्जरी मतलब ये शाही काम है, तो मतलब राजा महाराजाओं वाली स्थितियां, हमारे हम गरीब आदमी थोड़ी पढ़ाता लड़कियों को, सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। घर में अगर दूध आता है तो वो दूध सिर्फ कौन पिएगा, लड़का। लड़कियों को क्या जरूरत है दूध की, प्रोटीन की, लड़कियों को, मतलब वो एक सोच है। आज के समय में सोच वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कई सारी चीजें आज भी ऐसी हैं जिनके बेस पर एक कहा जाता है कि नहीं, जो पैट्रियार्कल सोसाइटी का मतलब जहां पर विमेंस के लिए जो राइट्स हैं वो मेल के कंपैरिजन में कम है। आज भी हमें देखने को मिलती है चीजें, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन का वे है।
बात समझ में आ रही है सबको? ये चीज़ क्लियर है बेटा? आगे बात करते हैं लिटरेसी रेट। आज के समय में भी अगर हम इंडिया की लिटरेसी रेट देखें तो 54% अमंग विमेन, विमेन्स की लिटरेसी रेट कितनी है? केवल 54%। किसके कंपैरिजन में? मेंस के कंपैरिजन में। और मेंस की लिटरेसी रेट कितनी है? 76%। मेल्स की लिटरेसी रेट कितनी है? 76%। तो आज हमको ये देखने को मिल रहा है कि जब हम आज इतने डेवलप्ड हो चुके हैं, इतनी सोसाइटी हमारी प्रमोट कर चुकी है, हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, तब भी उस स्थिति के बावजूद भी क्या दिक्कत है कि लिटरेसी रेट एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद क्या किया जाता है? विमेंस की पढ़ाई को रोक दिया जाता है। विमेंस ड्रॉप आउट रेट सबसे बड़ा रीज़न है। होता है ना, जैसे घर में फैमिली में कुछ बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की है। लड़की पढ़ने में खूब इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है लड़की, पढ़ने में खूब पढ़ती है, खूब सब काम करती है, लेकिन एक सर्टेन एज आई, 12th तक पढ़ा दिया। अब 12th के बाद लड़का भी आ गया 12th पास करके। अब लड़का लड़की के कंपैरिजन में कम है, डाउन है उसके अंदर, इतना अच्छा नहीं पढ़ पाता है, लेकिन अब बाहर भेजना है आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए। तो वहाँ पर अगर प्रेफरेंस अगर इस तरह से देनी हो कि यार हमारे पास इतना ही पैसा, मैं एक बच्चे को भेज सकते हैं, तो लड़की लड़के से ज़्यादा इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी लड़की को नहीं भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? लड़के को भेजा जाएगा। होता है हमारी सोसाइटी में ये चीज़ें, है ना? चाहे हमारे घरों में नहीं होती हो, हमारे घरों में नहीं होती हो, मैं बात वहाँ कर रहा हूँ जहाँ पर फैमिली में ये डिसीजन लेना होता है। दोनों में से एक अगर डिसीजन लेना है तो एक में तो फिर किसका डिसीजन आता है? लड़के का ही डिसीजन आ जाता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो एक ये भी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन का एग्जाम्पल हमें देखने को मिल रहा है। एक हमें क्या देखने को मिलता है? जॉब्स। जब हम जॉब्स की बात करते हैं, काम धंधे की जब बात की जाती है, तो क्या होता है कि हम देखते हैं कि मेल और फीमेल दोनों काम कर रहे हैं। आज के समय में सब काम करते हैं, लेकिन जो काम सेम वर्क अगर मेल कर रहा है और सेम वर्क क्या कर रही है अगर फीमेल कर रही है, सेम वर्क कौन कर रहा है? मेल कर रही है। और सेम वर्क कौन कर रहा है? फीमेल कर रही है। तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल को ज़्यादा काम करना होता है। इनके वर्किंग आवर्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा होते हैं। कैसे समझना? फीमेल अगर घर के बाहर जाके काम करती है और मेल अगर घर के बाहर जाके काम, 10 से 5 की नौकरी है दोनों की, दोनों सेम पोस्ट पर काम करते हैं। फीमेल को सुबह भी काम करना पड़ेगा, घर का सारा काम करके जाना पड़ेगा, फिर 10 से 5 नौकरी भी करेगी, फिर शाम को आके घर का भी काम करेगी। तो वर्किंग आवर कितने हो गए? सुबह 10 से 5 की नौकरी जाना है, सुबह 7 बजे से काम पे लगेगी, रात को 10 बज जाएंगे काम करते हुए। पूरी फैमिली को भी संभालना है उसको, ऑफिस का भी काम। मेल अगर घर के बाहर जाता है, केवल उसको ऑफिस का ही काम करना है, घर का काम उसको नहीं करना, क्योंकि उसका स्पेयर ही नहीं है वो। तो ये डिस्क्रिमिनेशन ही तो है। हाँ, हालांकि आजकल सब समाज में सब समझदार हैं, कल को बड़े हो जाओगे आप भी समझदार हो जाओगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। हेल्प करनी चाहिए, लेकिन वो हेल्प का भी एक लिमिटेड दायरा होता है ना। एक सर्टेन एज के बाद कुछ काम तो सिर्फ फीमेल ही करेगी और कोई करेगा ही नहीं। कुछ बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इस तरह की। और इसके अलावा एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सेम वर्क मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं, सेम वर्क मेल और फीमेल दोनों कर रहे हैं, उसमें फीमेल को पेमेंट कम मिलती है और मेल को पेमेंट ज़्यादा मिलती है। फीमेल्स को पेमेंट कम मिलती है, मेल को पेमेंट ज़्यादा मिलती है। और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हमें स्पेशली बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। आपको याद होगा इकोनॉमिक्स में हमें पढ़ा था ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब जहाँ वेल स्टेब्लिश्ड वर्क होता है, जहाँ पर क्या होता है, सारी फैसिलिटीज़ मिलती है, रेगुलर लीव्स मिलती है। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर जहाँ पर वर्क रेगुलर नहीं होता है, जिस दिन नहीं गए उस दिन की पेमेंट कट जाती है, सैलरी भी कोई फिक्स नहीं होती है, कोई रिटर्न कुछ नहीं होता है, एग्रीमेंट नहीं होता है। तो वो ना, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हम इसको एक एग्जांपल देता हूँ, देखो मैं आपको, है ना, ये सेम वर्क के लिए हाई पेड लो पेड वाली बात अगर हम बात करें, घर पे कभी कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चलता है, तो बेलदार आते हैं, बेलदार मिस्त्री के साथ, समझते हो ना? बेलदार, बेलदार का मतलब जो लेबर आती है, एडिशनल लेबर आती है ना, जो मिस्त्री होता है उसकी हेल्प करने के लिए जो लेबर आती है। अगर वो लेबर फीमेल आएगी तो उसकी पेमेंट कम होती है, और मेल आता है तो उसकी पेमेंट ज़्यादा होती है। फीमेल है तो उसको 300 रुपये मिलेंगे, मेल है तो उसको 450 रुपये मिलेंगे। काम तो वही करना है ना, दिन भर सेम वर्क करना है, लेकिन फिर भी केवल क्यों कि मेल और फीमेल का डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर कर दिया जाता है। एक और अगर हम समझें, रिम्यूनरेशन या सैलरी, वही मैंने बताया। अब इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास हो गया, एक एक्ट बना दिया हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। कौन सा? इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976।
हाँ, कैमरा ऑन है बेटा। सर आपकी फोटो आ रही है। कैमरा चालू है भाई, बाकी और बच्चों को दिखाई दे रहा नहीं दे रहा? यस सर दिखाई दे रहा है। तो मेरे को आपकी फोटो दिखाई दे रही है। हाँ, इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 पास हो गया है, लेकिन उसके बाद भी विमेन्स को मेंस के कंपैरिजन में पेमेंट कम मिलती है। ये मैंने समझाया, आपको एग्जांपल भी दिया, ठीक है। इसके अलावा फीमेल फोर्टिसाइड, कई बार सुना होगा आपने, कन्या भ्रूण हत्या। जब फीमेल चाइल्ड का मतलब कोई विमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो उसका पेट में ही ये पता करवाने की कोशिश की जाती है, स्टमक में ही, कि मेल है या फीमेल चाइल्ड है, और अगर फीमेल चाइल्ड है तो उसको वहीं पर किल कर दिया जाता है। फीमेल फोर्टिसाइड अगर है तो उसको किल कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि ये सोच है हमारी सोसाइटी की। क्या सोच है? कि नहीं, लड़का होना चाहिए। हर समाज में सबको क्या चाहिए? पेरेंट प्रेफर टू हैव सन, सबको बेटा चाहिए, बेटा तो चाहिए ही चाहिए। मतलब ठीक है, बेटियां भी आज मतलब समय बदल गया है, आज के समय की भी मैं बात करूं तो बेटा और बेटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता ना, तो भी हर इंसान की सोच होती है ठीक है बेटी हो जाए कोई इशू नहीं है, लेकिन बेटा तो फिर भी एक होना ही चाहिए। अब उस केस में अगर किसी के 2-3 बेटे लगातार होगी ना, तो फिर वो पढ़ा लिखा आदमी भी, बहुत एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड आदमी भी क्या है, वो इस तरह के गलत काम करने लगता है, गर्ल चाइल्ड को अबोर्ट करवाने लगता है। और इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ आता है हमारे यहाँ पर? सेक्स रेशो में। सेक्स रेशो समझते हो ना, क्या होता है? 1000 मेल के ऊपर नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स, वो बहुत कम हो जाती है, वो बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। और भी डिस्क्रिमिनेशन कई तरीके, हरासमेंट मतलब कई जगह कई बार खबरें सुनने को मिलती है गर्ल्स हरासमेंट का, आते जाते कई लोग परेशान करते हैं लड़कियों को, रास्ते में जा रहे हैं कोई है ना, तो वहाँ परेशान कर दिया, कई तरह की हमें बातें देखने को मिलती है। एक्सप्लॉइटेशन, महिलाओं का शोषण किया जाता है, डोमेस्टिक वायलेंस, घर में महिलाओं के साथ मारपीट की जाती है ना, तो कई तरह से हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो अगर अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द जेंडर इन पॉलिटिक्स, जेंडर पॉलिटिक्स, तो आपको जेंडर पॉलिटिक्स के अंदर क्या लिखना है? एक तो इसकी डिटेल्स आपको लिख देनी है, फ्रेम करके लिख दोगे, समझ में सारी चीज़ें आ गई। और एक अपन क्या लिख देंगे यहाँ पर कि फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन कैसे किया जाता है। अब ये मैक्सिमम है, मैक्सिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है, उसमें अपन को लिखना है। 4 मार्क्स का है ना शायद मैक्सिमम क्वेश्चन अपना, 4 मार्क्स में अपन को ये लिखना है। कम का आता है 1 मार्क्स में आता है, तो 1 मार्क्स में तब सिंपल सी बात लिख देंगे। 2 मार्क्स में आता है तो भी थोड़ा सा, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि हमें कितनी चीज़ें लिखनी है। ठीक है, आपसे डायरेक्टली ये भी पूछ सकता है ना, हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी, हाउ वुमेन्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन द सोसाइटी, तो उसका भी आंसर हम यहाँ पर आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट है? आगे बात करें, चलिए अब हम बात करेंगे बेटा, और इसी कंसेप्ट में हम समझते हैं वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। वुमेन्स का हमारी पॉलिटिक्स में कितना रिप्रेजेंटेशन है, हमारे देश में कितना है, बाकी और देशों में कितना है, वो भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, देखते हैं अभी। देखो विमेंस, अब देखो हमने इतनी सारी प्रॉब्लम्स पढ़ी अभी, क्या क्या हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी बेटा, कि विमेंस के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, इतने सारे वेज हमने डिस्क्रिमिनेशन के देखे। अभी प्रॉब्लम है तो मैंने उसका सॉल्यूशन आपको बताया। क्या सॉल्यूशन बताया? पॉलिटिकली उनको पावर में लाया जाए। तो प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन क्या है कि मोर विमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। इलेक्शन होंगे, जो इलेक्शन होते हैं ना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स को क्या करना चाहिए? पार्टिसिपेट करना चाहिए। वुमेन्स को इलेक्शन के अंदर उन इलेक्शंस को जीतना चाहिए और अपने आप को एज अ रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट करना चाहिए। क्लियर सी बात है, सिंपल सी बात है। लेकिन अच्छा, अब इसके लिए भी क्या किया गया है, हमारे यहाँ पर लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है नहीं बनाए गए। उसके लिए भी क्या किया गया है बेटा? लीगल प्रोविजंस बनाए गए हैं टू हैव अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन इन इलेक्टेड बॉडीज। इलेक्टेड जो बॉडीज है, इलेक्टेड बॉडीज समझते हो? इलेक्टेड बॉडीज, लोकसभा, विधानसभा, जहां पर इलेक्शन के थ्रू लोगों को चुना जाता है ना, उन हाउसेस की अगर हम बात करें तो वहां पर विमेंस का भी एक निश्चित प्रेजेंटेशन होना चाहिए, निश्चित 100% प्रपोर्शन होना चाहिए। इसके लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं।
इसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए। क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस? रिजर्वेशन दिया गया है। क्या दिया गया है? वुमेन्स को रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर हम वुमेन्स की स्थिति देखें कि प्रोपोर्शन ऑफ वुमेन लेजिस्लेचर बहुत कम है। 2014 जो इलेक्शन हुए उसमें लोकसभा के अंदर जितने भी लोग चुन के गए ना, उसमें से केवल 12% वुमेन्स थी। स्टेट असेंबलीज में केवल 5% वुमेन्स कैंडिडेट्स होती हैं। और अगर इंडिया की स्थिति है ये तो, और वर्ल्ड लेवल पर देखें तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर 23.5% वुमेन्स होती हैं। तो अगर हम इंडिया का कंपैरिजन कर रहे हैं किससे? इस वर्ल्ड लेवल से, तो हम तो बहुत डाउन है। मतलब वर्ल्ड के अंदर अगर 100 लीडर्स इलेक्टेड होते हैं तो उसमें से ऑलमोस्ट 24 तो वुमेन्स होती हैं, और इंडिया में सिर्फ 12। या स्टेट असेंबलीज में तो स्थिति और भी खराब है, केवल कितने? 5 वुमेन्स। अब कैसे ये अपने आप को क्या कर सकती हैं? इम्प्रूव कर सकती हैं। कैसे एम्पावरमेंट आए? तो जरूरी क्या है उसके लिए कि उसके लिए क्या किया जाए? हमारी कंट्री के अंदर भी प्रेजेंटेशन को बढ़ाया जाना चाहिए। जब पंचायती राज व्यवस्था इंडिया में एप्लीकेबल की गई थी, कब की गई थी ये आप मुझे बताएंगे कि इंडिया में पंचायती राज व्यवस्था कब एप्लीकेबल की गई थी? हैं? 1990? 1990 तो गलत है, गलत। पंचायती राज व्यवस्था इंडिया में कब कब की गई थी? 2005 के अंदर पंचायती राज व्यवस्था एप्लीकेबल की गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए अलग से बना दिया गया था, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ था? उसमें एक प्रोविजन बना दिया गया कि 1/3 सीट्स रिजर्व कर दी गई किसके लिए? विमेंस के लिए। कितनी? 1/3, कम से कम जितनी भी व्यवस्थाएं। अब लेकिन ये जो है ना, ये केवल लोकल इलेक्शंस में ही है। अभी तक ये व्यवस्था कहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है? अभी तक जो हमारे स्टेट गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, जो यूनियन गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं, वहाँ पर अब तक ये व्यवस्था नहीं है। हालांकि सेम रिजर्वेशन की डिमांड लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए भी चल रही है, और इसके लिए एक बिल जो है वो पेंडिंग है। कहाँ पर? पार्लियामेंट में। ये जो बिल है ये पेंडिंग है कहाँ पर? पार्लियामेंट में। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब हमने जब जेंडर और पॉलिटिक्स को एक साथ देखकर पढ़ लिया, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक्सप्रेशन ऑफ जेंडर डिवीजन इन द पॉलिटिक्स इज गुड और नॉट। इस जेंडर डिवीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करना ये अच्छी बात है या नहीं? क्वेश्चन अराइज हुआ कि जेंडर डिवीजन के ऊपर पॉलिटिक्स करना अच्छी बात है या नहीं, ये अच्छा है या बुरा? तो अच्छा और बुरा जब भी हम बात करते हैं किसी सोशल इशू के बारे में, ध्यान रखना, जब भी हम किसी सोशल इशू के बारे में अच्छे ये बुरे की बात करते हैं ना, तो हम कह ही नहीं सकते, कोई नहीं कह सकता कि अच्छा है या बुरा। क्यों? क्योंकि यहां पर एक स्टेटमेंट एप्लीकेबल होता है, फिर एवरी कॉइन हैज 2 साइड्स। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ये अच्छा भी है और ये गलत भी है। लेकिन गलत सिनेरियो इसका बहुत कम देखने को मिलता है। इसका निश्चित रूप से फायदा ही होता है, वुमेन्स को एम्पावरमेंट मिलती है, वुमेन्स को अपलिफ्टमेंट होना शुरू होता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो चलिए अब आगे हम जो डिस्कस करेंगे, आगे हम क्या डिस्कस करेंगे? रिलीजन और कम्युनिस्ट पॉलिटिक्स। कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिस्ट है ये। रिलीजन और कम्युनिस्ट, कम्युनलिज्म कह लो इसको चाहे, रिलीजन और कम्युनलिज्म, रिलीजन कम्युनलिज्म। रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स। कम्युनलिज्म क्या होता है? कम्युनिटी, वही रिलीजन और कम्युनिटी एक ही बात है, ठीक है। अब रिलीजन और कम्युनिटी की हम बात करें तो ये होता क्या है, सबसे पहले हम ये समझने की प्रयास करते हैं। देखो बेटा, रिलीजन, रिलीजन तो जो है ना किसी भी कंट्री का एक बेस है। कोई सी भी कंट्री ले लो, डिफरेंट टाइप के रिलीजन्स तो होंगे ही होंगे। ऐसा हो सकता है क्या? कोई सी भी एक भी कंट्री बता दो वर्ल्ड के अंदर जहां पर डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के लोग ना रहते हों? होगा ही होगा। जब रिलीजन्स होंगे तो निश्चित रूप से क्या आएंगे? डिफरेंसेस भी आएंगे। क्या आएंगे भाई? डिफरेंसेस भी आएंगे। रिलीजन है तो डिफरेंसेस है, रिलीजन अलग अलग है तो ऑटोमेटिकली डाइवर्सिटी तो आ गई ना, डाइवर्सिटी आ गई, डिफरेंसेस तो आएंगे ही आएंगे। अब डिपेंड क्या करता है कि ये
ये जो डिफरेंसेस है ना, यही सोशल डिवीजन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब याद करो, मैंने जब आपको डाइवर्सिटी एंड डिवीजन पढ़ाया था, जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसके अंदर मैंने आपको ये बात बताई थी कि समाज में जब तक कोई भी देश होगा, कोई भी समाज होगा, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल्स तो रहते ही होंगे, और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल होंगे तो निश्चित रूप से उनके बीच में डाइवर्सिटी तो होगी होगी। अब वो डाइवर्सिटी डिवीजन में कन्वर्ट होती है या नहीं होती, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। डाइवर्सिटी डिवीजन में कन्वर्ट कब होगी, जब उस डाइवर्सिटी को क्या बना दिया जाए कि नहीं हम अलग हैं और ये अलग हैं। और अगर उस डाइवर्सिटी को एज ए डाइवर्सिटी देखा ही नहीं जाए, उस डाइवर्सिटी को इग्नोर करके हम कम्युनिटी को जब देखना शुरू करें, तो वो डिवीजन में कन्वर्ट नहीं होती है। तो वही चीज यहाँ पर है कि डिफरेंसेस होंगे तो सोशल डिवीजन बन सकता है। कब? इट मे बी विद इन सेम रिलीजन ऑल्सो। अच्छा, और कई बार तो ये भी स्थिति आ जाती है कि जैसे हिंदू मुस्लिम, फॉर एग्जाम्पल, या हिंदू मुस्लिम, या हिंदू और क्रिश्चियनिटी, या हिंदू और सिख, या सिख और मुस्लिम, कोई सा भी दो आप रिलीजन ले लो, इन दोनों रिलीजन के बीच में तो डाइवर्सिटी दिख रही है, चलो डिफरेंस दिख रहा है, डिवीजन दिख रहा है कि एक अलग रिलीजन का और एक अलग रिलीजन का। कई बार तो सेम रिलीजन के लोगों में भी, किसमें? सेम रिलीजन के लोगों में भी हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। कैसे? हिंदू है, लेकिन हिंदू है तो वो एक किसी अलग सेक्ट को मान रहा है और एक दूसरे सेक्ट को मान रहा है। हिंदूज में भी सेक्ट होते हैं ना, एक जैन धर्म को मान रहा है और एक जैन धर्म को नहीं मान रहा। हो गई डाइवर्सिटी, वो भी अपने आप में क्या हो गए? डिवीजन हो गए, दोनों क्या हो गए? अलग अलग हो गए। देखने को मिलती है चीजें, ये हमारी सोसाइटी का क्या है? बेस है। अनलाइक जेंडर डिफरेंसेस, द रिलीजियस डिफरेंसेस आर ऑफन एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। जेंडर डिफरेंसेस की तरह इन रिलीजियस डिफरेंसेस को भी पॉलिटिक्स में क्या बना दिया जाता है? आधार बना लिया जाता है, पॉलिटिक्स करने का एक जरिया बना लिया जाता है। इनके बेस पर भी क्या की जाती है? पॉलिटिक्स की जाती है। बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स क्या करते हैं? इसको अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए यूज करने लगते हैं। किसको? इन रिलीजियस डिफरेंसेस को। क्लियर? गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कहा कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। गांधी जी ने क्या कहा? कि रिलीजन कैन नेवर बी सेपरेटेड फ्रॉम पॉलिटिक्स। लेकिन एक्चुअलिटी में क्या है कि गांधी जी ने जो बात कही और आज के जो लीडर्स इसका मतलब निकालते हैं, वो बड़ा अलग हो गया। गांधी जी ने जो बात कही वो क्या कही? गांधी जी के लिए इस रिलीजन का जो मतलब था वो था रिलीजन से रिलेटेड एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज। आज हम किसी धर्म को मानते हैं तो उस धर्म के अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस लिख दिए गए हम सबको फॉलो करते हैं। धर्म ने जो बात कह दी, हमारे रिलीजन ने जो हमसे बात कह दी, हम उसको टालते नहीं है। जैसे हमारे हिंदू धर्म में कहा जाता है कि भाई हाथ जोड़ना चाहिए भगवान के आगे, तो हम कोई यूं घुटने पे बैठ के थोड़ी ना पूजा करते हैं, हाथ ही जोड़ते हैं ना। हम जाते हैं सलाम थोड़ी करते हैं, नहीं करते हैं ना। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारे धर्म ने हमको सिखाया है, रिलीजन ने सिखाया है। तो रिलीजन की जितना मॉरलिटी है, रिलीजन को हम जितना सैक्रेड, पवित्र मानते हैं, जितनी हम रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, वही चीज पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। और इसको पॉलिटिक्स से कभी भी क्या नहीं किया जाना चाहिए? खत्म नहीं किया जाना चाहिए। ये बात किसने कही हमसे? गांधी जी ने। उनका कहने का मतलब ये था। लेकिन हमारे लीडर्स ने मतलब क्या निकाला उसका? कि रिलीजन को क्या मत करो, पॉलिटिक्स से आप क्या नहीं कर सकते? हटा नहीं सकते। रिलीजन का उन्होंने मतलब क्या निकाल दिया? कि धर्म के आधार पर राजनीति होगी ही होगी। धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है उसको आप बदल नहीं सकते। ये उसका मतलब निकाल दिया गया। गांधी जी का कहने का मतलब कुछ और था। उनका क्या था कि जितना रिलीजन पवित्र है, जितना रिलीजन की वैल्यू है, जितने रिलीजन की एक एथिकल, एक मॉरल वैल्यूज होती है ना, वही एथिकल और वही मॉरल वैल्यूज कहाँ होनी चाहिए? पॉलिटिक्स में होनी चाहिए। उनको कभी भी उससे दूर नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन उसका मतलब ही कुछ और निकाल दिया गया। एथिक्स मतलब नैतिकता। अपन नैतिक बातें करते हैं ना, वो चीजें। अनएथिकल, गलत काम, ऐसे गलत काम जिनके लिए कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी, लेकिन वो गलत तो गलत है। क्लियर? आगे बात करें। अब देखो, ध्यान से समझना, जो कम्युनलिज्म समझते हैं अपन, इसको और आगे ध्यान देते हैं। देखो, विक्टिम्स ऑफ कम्युनल राइट्स, religious minorities, special steps to protest them. Victims of communal riots. Communal riots क्या होते हैं? धर्म के आधार पर जो दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम दंगे हो गए, किसी पर्टिकुलर एरिया में सिखों को परेशान किया जा रहा है, किसी पर्टिकुलर एरिया में क्रिश्चियंस क्या कर रहे हैं। जैसे 9th क्लास में पढ़ा था आपने, 9th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा था हिस्ट्री के अंदर, हिटलर वाला। हिटलर में हमने क्या पढ़ा था कि वो जूस को सबको वो डिस्ट्रॉय कर रहा था। केवल कौन? नॉर्दर्न आर्यन
जर्मन्स ही अच्छे थे, बाकी कोई भी अच्छा नहीं, सबको क्या करना है, मार देना है। तो इस तरह के कम्युनल राइट्स ये बहुत होते हैं। इसका नुकसान किसको होता है, रिलीजियस माइनॉरिटीज को इसका बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। चलिए 9th की बात छोड़ते हैं हम। 9th की बात जैसे आती है आप लोगों के मन में आता है, वो सर कहाँ 9th बड़ी मुश्किल से पेजा छूटा है ना। 10th की बात करते हैं। हमने श्रीलंका और बेल्जियम का एग्जाम्पल लिया था। श्रीलंका में क्या था, वही धर्म के आधार पर, लैंग्वेज के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा था। तो उसमें किसको, तमिल्स को बहुत नुकसान उठाना पड़ता था। वो रिलीजियस माइनॉरिटीज के हिसाब से हम बात करते हैं। अब उनको स्पेशल स्टेप्स टू प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए कई बार बहुत स्पेशल स्टेप्स लिए जाते हैं कि उनको कैसे बचाया जाए। ठीक है, फैमिली लॉज बनाए जाते हैं, डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, इसको चेंज करने की सब डिमांड की जाती है। अब सबका इलाज क्या है, इन सबका पॉलिटिक्स, इन सबका इलाज क्या है, पॉलिटिक्स। अब पॉलिटिक्स का रिलीजन, पॉलिटिक्स और रिलीजन इन दोनों का आपस में मिल जाना अच्छा है या बुरा, ये बहुत बड़ी डिबेट है। यहां पर एक बात आती है, जैसे हमने जेंडर के लिए पढ़ा था, अच्छा था, जेंडर के लिए पढ़ा अच्छा, लेकिन ये जो रिलीजन और पॉलिटिक्स अगर एक साथ मिल जाते हैं ना बेटा, तो इससे तो यूं मान लो कि न्यूक्लियर बम से भी बड़ा धमाका है ये, न्यूक्लियर बम से भी बड़ा धमाका है ये। रिलीजन एंड पॉलिटिक्स एक साथ आना, डिस्ट्रक्शन आना। रिलीजन और पॉलिटिक्स मतलब रिलीजन के बेस पर अगर पॉलिटिक्स हो रही है तो ये सबसे बुरी बात है। इससे बुरी बात कुछ है ही नहीं, इससे गलत कुछ है ही नहीं। इट इज प्योर एंड प्योर नेगेटिव कंसेप्ट, इट इज प्योर एंड प्योर नेगेटिव कंसेप्ट। ये पूरी तरह से नेगेटिव कंसेप्ट है। कौन सा नेगेटिव कंसेप्ट है, रिलीजन के बेस पर क्या करना, पॉलिटिक्स करना। ठीक है, अब इसको हम समझते भी हैं कैसे होता है, ध्यान देंगे आप। देखिए, अब रिलीजन के बेस पर जो पॉलिटिक्स होती है उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नॉन एज कम्युनलिज्म। क्या होता है बेटा, कम्युनलिज्म। अब कम्युनलिज्म होता क्या है वो समझते हैं अपन यहां पर। देखिए, रिलीजन किसी भी नेशन का एक बेस होता है। अब देखो, फॉलोअर्स ऑफ सेम रिलीजन, ऐसे लोग जो सेम रिलीजन को क्या करते हैं बेटा, फॉलो करते हैं, जो एक ही रिलीजन को क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ऐसे लोगों की बात करें हम, देखो क्या कहा जाता है। अब कम्युनलिज्म का आइडिया कैसे बनता है, कम्युनलिज्म का आइडिया कैसे बनता है, कहा गया रिलीजन किसी भी कंट्री का एक बेस है। अब इस बेस को पॉलिटिक्स में कैसे प्रेजेंट किया जाता है, इसको भी आगे बताते हैं। फॉलोअर्स ऑफ सेम रिलीजन, कौन से लोग, जो सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं। कौन लोग, जो एक ही मतलब जो सेम रिलीजन को फॉलो करते हैं, ये माना जाता है कि वो एक कम्युनिटी है। कौन है, वो एक कम्युनिटी है। एक रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग कौन है, एक हैं। उनके फंडामेंटल इंटरेस्ट क्या होंगे, सेम होंगे, और उनके बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं होंगे। क्या कहा गया कि जो एक ही रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं वो एक ग्रुप है, उनके इंटरेस्ट भी सेम होंगे और उनके बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो ही नहीं सकता। और जो अलग अलग डिफरेंट रीजन्स के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज, अगर उनमें कॉमनलिटी है, उनमें क्या है, अगर कॉमनलिटी है, मतलब ये बात को समझो, ये कंसेप्ट जो कहना चाह रहा है वो मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं समझाता हूँ। ये क्यों कहना चाह रहा है, बेसिक सी सिंपल सी बात ये है कि डिफरेंट कम्युनिटी के लोग अगर वो कहते हैं कि हम एक हैं, हमारे अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, हमारे अंदर कोई अंतर
नहीं है, हम एक हैं। तो बोले ये क्या है, ये सिर्फ सुपरफिशियल एंड इमैटेरियल बातें हैं, ये केवल बातें हैं, ऐसा वास्तविकता में नहीं होता है। क्या होता है, होता तो ये है कि सेम रिलीजन के लोग एक कम्युनिटी है, उनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं होगा, और जो अलग अलग रिलीजन को बिलोंग करने वाले लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटी के लोग हैं, उनके अंदर कम्युनिटी की बातें करना सुपरफिशियल और इमैटेरियल, मतलब बेकार की बातें, बकवास बातें हैं। जो उनके इंटरेस्ट जो होंगे डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के, वो भी क्या होंगे, डिफरेंट ही होंगे, और उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। वो लोग क्या नहीं कर सकते, एक साथ नहीं रह सकते। वो लोग क्या नहीं कर सकते, एक साथ नहीं रह सकते। अगर ऐसा हो रहा है, वो लोग अगर एक साथ रह रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनमें से कोई न कोई एक कम्युनिटी अपने आप को ऊपर बढ़ाने का प्रयास करेगी और दूसरे को दबाने का प्रयास करेगी। सोच देखो, बात देखो क्या कही जा रही है, ये सोच है, और इसी सोच को क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म कहा जाता है। इसी सोच को क्या कहा जाता है, कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या है कम्युनलिज्म, जहां पर आइडियोलॉजी ये बात करती हो, क्या बात करती हो, कि सेम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग क्या हैं, एक कम्युनिटी के लोग हैं, और उनके इंटरेस्ट, मतलब उनकी जो बातें हैं ना, उनकी सोच, वो भी एक जैसी ही होगी। और डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, एक नहीं हो सकते। डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग क्या नहीं हो सकते, कभी भी एक नहीं हो सकते। और अगर वो एक हैं, अगर ऐसी बातें की जा रही हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ बकवास की बातें हैं। इन बातों का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। जैसे मूवी शुरू करते होती है ना, कोई सीरियल है, मूवी शुरू होती है, उसके पहले एक लाइन आती है, इन बातों का, इन घटनाओं का वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर कोई संबंध पाया जाता है तो वो मात्र एक संयोग है। बोले ऐसा ही संयोग है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर ऐसा हो रहा है, वो लोग कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। अलग अलग रीजन के लोग क्या नहीं कर सकते, एक साथ रह ही नहीं सकते। अगर रह रहे हैं, फिर भी रह रहे हैं, तो क्या है वो, फिर होगा क्या आगे जाकर, धीरे धीरे एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को दबाने का प्रयास करेगा और अपने आप का अपना डोमिनेंस रखने का प्रयास करेगा। अब सोचो, जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, वो क्या कहलाएंगे, कम्युनिस्ट लोग। क्या कहलाएंगे, कम्युनलिस्ट लोग। और कम्युनिस्ट लोग जो होंगे ना, फिर जो इस तरह की बात करेंगे, तो ये आइडियोलॉजी अच्छी है क्या, ये देश को एक करेगी, ये इस तरह की आइडियोलॉजी कभी भी देश के लिए अच्छा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता कभी भी। इस तरह की आइडियोलॉजी कभी भी क्या नहीं हो सकती, कंट्री के लिए अच्छी कभी नहीं हो सकती, संभव ही नहीं है होना। क्यों नहीं है संभव, क्योंकि ये बात ही, ये जो बिलीफ है, ये फंडामेंटली फ्लॉड है, गलत है। ये जो मान्यताएं हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो भी व्यक्ति इस तरह की सोच को रखकर पॉलिटिक्स, अब इस तरह की सोच लेकर पॉलिटिक्स में और आ जाओ, तो निश्चित रूप से जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, उनमें लड़ाई होगी ही होगी, वो तो मान के ही चल रहे हैं। जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, जब रिलीजन को, अब पॉलिटिक्स को मिक्स कर दिया जाएगा, तो फिर बम, पटाखा तो फटेगा ही ना। पटाखा क्या, बॉम्ब फटेगा, कौन सा, न्यूक्लियर बॉम्ब फटेगा। देश में क्या होगी, डिसयूनिटी होगी। देश क्या होगा, डिसइंटीग्रेट होता हुआ चला जाएगा, देश का बंटवारा होता हुआ चला जाएगा। उसका एग्जाम्पल हमने देखा है। क्या देखा हमने उसका एग्जाम्पल, 1947 में क्या हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। क्लियर, आगे देखते हैं अपन, हम देखते हैं अब कम्युनलिज्म होता कैसे है। क्या देखते हैं बेटा अपन, कि कम्युनलिज्म होता कैसे है। ध्यान से समझते हैं अपन इस चीज को। देखिए,
ध्यान दो, कम्युनलिज्म कैसे स्टार्ट होता है, कौन कौन से वेज हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि कम्युनलिज्म हो रहा है। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म क्या है? रिलीजियस प्रिजुडाइस, रिलीजियस प्रिजुडाइस, स्टीरियोटाइप्स। मतलब कई बार क्या होता है, मतलब आज बीइंग अ ह्यूमन, हम जिस रिलीजन में रहते हैं ना, क्या मानते हैं हम? हमें किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बता दिया गया कि भैया वो तो बेकार है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी रिलीजन का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, लेकिन एक बात को समझो। जैसे क्या होता है, कई बार कोई आदमी दाढ़ी लगा के आ गया और हमें ये पता है कि जिसकी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं ना, वो तो निश्चित रूप से खराब आदमी है। एक ऐसे हमको पहले बता दिया ना कि जिसकी, अब जैसे कोई व्यक्ति है, जैसे ये चश्मा लगाया हुआ है, ठीक है, अब इसी शेप के चश्मे आजकल नॉर्मली भी तो आते हैं ना। जैसे हम, एक तो नंबर वाला चश्मा लगता है, और नंबर वाले चश्मे के अलावा जो फैशन वाले चश्मे भी आते हैं वो भी आते हैं। अब लोग फैशन वाले चश्मे में भी कई बार नंबर वाला चश्मा लगवा लेते हैं, लेकिन किसी ने अगर नंबर वाले चश्मे के जो नॉर्मल एक कॉमन फ्रेम्स होते हैं वो किसी ने लगा रखा है, उसकी आंखें बिल्कुल ठीक है, फिर भी एक ठीक है चश्मा लगा रखा है, मतलब आंखें खराब है। प्रिजुडाइस है, स्टीरियोटाइप है। स्टीरियोटाइप का मतलब, प्रिजुडाइस का मतलब होता है पहले ही हमने क्या कर लिया है, एक अजम्पशन बना रखी है कि पर्टिकुलर चीज तो बेकार ही है, वो अच्छी हो ही नहीं सकती, वो अच्छी हो ही नहीं सकती। तो सबसे मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन क्या है कम्युनलिज्म का, कि जहां पर ये सोच बना ली जाती है कि इस पर्टिकुलर रिलीजन से जुड़े हुए लोग तो क्या होते हैं, निश्चित रूप से खराब ही होते हैं। कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा सुपेरिटी ऑफ वन रिलीजन ओवर अदर। आज आप जिस रिलीजन में हो, जिस भी रिलीजन को आप बिलोंग करते हो, आपकी सोच यही होगी कि हमारा रिलीजन सबसे अच्छा है और दूसरा रिलीजन क्या है, बिल्कुल खराब है। मैं आपकी बात से कर रहा हूँ, इसका कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं पर्टिकुलर आपके लिए कह रहा हूँ, हो सकता है आपकी सोच नहीं हो। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की सोच रखते हैं। कम्युनलिज्म लोग, कम्युनिस्ट लोग जो होते हैं ना, वो लोग, वो जिस रिलीजन से बिलोंग करते हैं ना, वो अपने रिलीजन को हमेशा बेस्ट मानेंगे, दूसरे रिलीजन को हमेशा क्या मानेंगे, खराब मानेंगे। तो ये भी एक कम्युनलिज्म का एक तरीका हो गया। कम्युनल माइंड के लोग क्या करते हैं, पॉलिटिकल डोमिनेशन करना शुरू करते हैं। किसके थ्रू? रिलीजन के थ्रू। धर्म के आधार पर अपनी राजनीतिक पावर को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। क्या करते हैं वो? धर्म के आधार पर अपनी राजनीतिक पावर को, अपनी पॉलिटिकल पावर को इंप्रूव करने का प्रयास करते हैं। मेजोरिटेरियन डोमिनेंस, सिन्हालाज है ना, उनका डोमिनेंस था। माइनॉरिटी, तो वो जो माइनॉरिटी होती है तमिल ग्रुप, वो क्या डिमांड कर देती है? सेपरेट पॉलिटिकल यूनिटी की डिमांड करती है। बोले इनके साथ हमारी काम चलेगा नहीं, हमें तो अलग से हमारा इलेक्ट्रल सिस्टम, हमारा सेपरेट इलेक्ट्रल सिस्टम क्या कर दिया जाए, डेवलप कर दिया जाए। प्रॉब्लम है। और बात करें अपन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन ऑन रिलीजियस लाइन। धर्म के आधार पर हम पॉलिटिक्स चला रहे हैं। कैसे? कई बार होता है ना, जैसे कोई रैलियां निकलती है, कोई किसी पार्टी की कोई रैली निकल रही है, पॉलिटिकल पार्टी है वो, रिलीजियस पार्टी नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन जिस पर्टिकुलर एरिया में जाएगी ना वोट लेने के लिए, वोट बैंक बनाने के लिए, तो उस पर्टिकुलर एरिया में देखेगी भाई किस तरह के लोग रहते हैं, कौन से रिलीजन के लोग रहते हैं, और वहाँ जाकर जिस रिलीजन, उसी रिलीजन से रिलेटेड फ्लैग्स, उसी वहाँ के फ्लैग्स, उस पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड जो फ्लैग्स होते हैं ना, हर कलर के फ्लैग्स होते हैं, है ना। जैसे हम जानते हैं कि हिंदू लोग भगवा को प्रेफर करते हैं, मुस्लिम लोग ग्रीन कलर को प्रेफर करते हैं, है ना। सबका अपना अपना एक कलर कॉम्बिनेशन होता है, तो उस पर्टिकुलर कलर के फ्लैग्स वहाँ पर लगवा देना। उस रिलीजन से रिलेटेड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, जैसे होता है ना किसी धर्मगुरु होता है हर रिलीजन का, उस धर्मगुरु को अपने पॉलिटिक्स में ले आना कि देखो हम इनका सम्मान करते हैं, तो आपके रिलीजन के सबसे बड़े व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, तो मतलब हम आप सबका रिस्पेक्ट करते हैं। तो ऐसे रिलीजन को अपनी पॉलिटिक्स का एक बेस लाइन बना देना। जो लोग हैं धर्म के आधार पर उनसे वोट के लिए एक इमोशनल उनको अपील करना, उनसे इमोशनल अपील कर रहे हैं, किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। ये भी क्या है? कम्युनलिज्म है। ये भी क्या है? कम्युनलिज्म है। कम्युनलिज्म क्या लाता है देश के लिए? कम्युनलिज्म क्या लाता है देश के लिए? कम्युनलिज्म लाता है देश में दंगे, वायलेंस, हिंसा, रायोट्स, मस्केर। कम्युनलिज्म कभी भी आपको अच्छा नहीं देगा। कम्युनलिज्म कभी भी आपके लिए चीज़ें बढ़िया लाकर नहीं देगा। ये हमेशा आपको क्या करेगा? इस तरह की चीज़ें ला के देगा, वायलेंस देगा, रायोट्स देगा, मस्केर देगा। हमने देखा इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हो गया इसी की वजह से। हमने देखा कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, आज़ादी के पहले की बात करें तो कम्युनल वायलेंस बहुत होते थे बड़े लेवल पर।
धर्म के आधार पर दंगे बहुत ज़्यादा हुआ करते थे। तो बेसिक सा आइडिया हमने अगर कम्युनलिज्म का पढ़ा तो कम्युनलिज्म को हमने कहीं भी अच्छा देखा नहीं देखा। कम्युनलिज्म देश के लिए प्रॉब्लम है। फिर भी अगर रिलीजन को हमें पॉलिटिक्स में लाना है तो मतलब उसको हटाना पड़ेगा, उस बेस को हटाना पड़ेगा। अब ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम है तो इसका समाधान क्या है? अगर ये प्रॉब्लम है, भाई प्रॉब्लम होती है तो हर प्रॉब्लम का क्या होता है भाई, कुछ न कुछ सॉल्यूशन तो होगा ही होगा। प्रॉब्लम है तो निश्चित रूप से क्या होगा, सॉल्यूशन। तो कम्युनलिज्म जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी है, और वो सॉल्यूशन क्या है बेटा? कम्युनलिज्म जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिर्फ और सिर्फ एक, और वो क्या है? सेक्युलरिज्म। क्या होता है वो? सेक्युलरिज्म। समझना बेटा, कम्युनलिज्म जैसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है बेटा? केवल और केवल सेक्युलरिज्म। क्या सॉल्यूशन है उसका? सेक्युलरिज्म। बात समझ में आई है या नहीं आ रही है बेटा? सेक्युलरिज्म क्या होता है समझेंगे अपन अब इसको। देखिए, कम्युनलिज्म बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या है उसका? सेक्युलरिज्म, रिफ्लेक्टेड इन सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सेक्युलरिज्म का मतलब धर्म के आधार पर हम कुछ करें ही ना, धर्मनिरपेक्ष, सारे के सारे रिलीजन्स का इक्वल रिस्पेक्ट करना, हर रिलीजन को बेस्ट मानना, रिलीजन को बंटवारे का आधार हमने माना ही नहीं। वो क्या कहलाता है? सेक्युलरिज्म। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके अंदर कई सारे प्रोविजंस बने, उसके अंदर सब जगह लिखा हुआ है कि सेक्युलरिज्म ही होना चाहिए। और हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रेम्बल में भी लिखा हुआ है कि इंडिया इज ए सेक्युलर कंट्री। नो, सेक्युलरिज्म का मतलब क्या होता है देखो वो बताया है, नो ऑफिशियल रिलीजन, नो स्पेशल स्टेटस टू एनी रिलीजन। देश का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, किसी भी धर्म को एक स्पेशल स्टेटस नहीं दिया गया है। फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। किसी भी धर्म को मानने की, किसी भी रिलीजन को प्रोफेस मतलब प्रचार करने की, प्रोपगेट मतलब उसका डेवलपमेंट करने की, लोगों को बताने की, सबको आज़ादी है, कोई सा भी मानो। और अगर कोई कहे कि नहीं मैं तो किसी भी धर्म को नहीं मानता, तो मत मानो। नॉट टू फॉलो एनी, कोई नहीं मानना है तो उसकी भी कोई बाउंडेशन नहीं किसी को तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानना है तो मत मानो, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। हमारा संविधान भी मना करता है कि धर्म के आधार पर तो भेदभाव होना ही नहीं चाहिए। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट टू इंटरवीन इन मैटर्स ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि धार्मिक मामलों में देश के अंदर अगर कोई बात करे, मतलब रिलीजियस कम्युनिटीज के जो मामले हैं उनमें इंटरवीन कर सकते हैं, लेकिन कब? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि धार्मिक मामले जब होंगे तो स्टेट्स को परमिशन है, हर राज्य को अनुमति है कि वो उनके अंदर इंटरवीन कर सके, लेकिन कब? जब वो मामले धर्म के आधार पर बंटवारा करने की बात करते हो, कहीं कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कोई मंदिर में पूजा करने जा रहा है उसके लिए बैन लगा दे, नहीं, उस तरह की नहीं है, स्टेट्स को परमिशन नहीं है। तो सेक्युलरिज्म क्या है? कंट्री का आधार है, देश के निर्माण का आधार है, फाउंडेशन है कंट्री का। और अगर इसी का हम कंपटीशन करवाएं किससे? कम्युनलिज्म से, तो ये क्या है बेटा? कम्युनलिज्म कंट्री के लिए खतरा है। अभी हमने सेक्युलरिज्म भी पढ़ा, अभी हमने कम्युनलिज्म भी पढ़ा। दोनों को पढ़ने के बाद हमारी एक बात क्लियर हो गई कि अच्छा क्या है इन दोनों में से? सेक्युलरिज्म। और गंदा क्या है? कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म इज नीडेड टू बी कॉम्बेटेड। तो अब कम्युनलिज्म को तो खत्म कर दिया जाना चाहिए। कैसे खत्म कर दो इसको? सेक्युलरिज्म और मॉरल एंड आइडियोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू हम कम्युनलिज्म को क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं, और उसका खत्म होना भी चाहिए। तो इस चैप्टर के आपके 3 चीजें थी, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। तो आपका क्या क्या खत्म हो गया यहाँ पर? जेंडर और रिलीजन खत्म हो गया है। अब आपके पास केवल एक टॉपिक बचा है इसका, कास्ट एंड पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स एंड कास्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स एंड कास्ट, कास्ट एंड पॉलिटिक्स, ये दोनों चीज़ें हम एक क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।